महाराष्ट्र से पहली अहम खबर है। सीएम के सवाल पर बोले हैं अमित शाह, चुनाव के बाद तय करेंगे सीएम का नाम। अमित शाह ने कहा है तीनों पार्टियां मिलकर के मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगी, शरद पवार को कोई मौका नहीं देंगे। तो अमित शाह ने महाराष्ट्र में घोषणा पत्र जारी करने के दौरान यह अहम बातें कही हैं। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। और संकल्प पत्र ऐलान के बाद अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उलेमा बोर्ड की मुस्लिम आरक्षण की मांग पर सहमति दे दी है। उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर भी हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि उद्धव 370 हटाने का विरोध करने वालों के साथ खड़े हैं। मैं आज उद्धव ठाकरे को भी कुछ याद कराने आया हूं। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे, आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे, आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो, आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, और आप वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ। एक बड़ी खबर है महाराष्ट्र से ही, जहां महाराष्ट्र के लिए एमवीए का घोषणा पत्र जारी हुआ है। युवाओं के लिए युवा आयोग बनाने का वादा इस घोषणा पत्र में किया गया है। किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ होगा। आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने का वादा है। महिलाओं के लिए फ्री बस देने का भी वादा किया गया है। हर परिवार को सालाना करीब 3 लाख रुपए का सहयोग मिलेगा। हमारी महालक्ष्मी योजना महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगी। हर महिला को 3,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। हमारे पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए फ्री बस, और यहाँ पर भी हम फ्री बस की ये कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षा, नौकरी, इसका एक सहूलत गरीबों को मिलेगा, स्त्रियों को मिलेगा। इस दृष्टि से फ्री बस ट्रैवल का हमने इसमें इंतजाम किया है। हमने 3 लाख तक के कृषि ऋण माफ करे और टाइमली रीपेमेंट करने वालों को 50,000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का वायदा किया है।
तो आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ाने का वादा किया गया है। युवाओं को हर महीने 4,000 रुपए का अलाउंस देने का वादा भी किया गया है, भत्ता देने का वादा किया गया है। तो ये अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। एमवीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हर महीने 4,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा युवाओं को। यह बड़ा ऐलान किया गया है एमवीए के घोषणा पत्र में। यूपीए सरकार में 2008 में पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ऋण माफी, इससे महाराष्ट्र के 42 लाख लोगों को फायदा हुआ था। 18,000 करोड़ रुपए की छूट मिली थी। और ये झूठी सरकार झूठ बोलते जा रही है लेकिन छूट नहीं दे रही। हम नौकरी चाहने वाले युवाओं को 4,000 रुपए का मंथली स्टाइफंड दे रहे हैं। वहीं संभाजी नगर में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि न्याय और संविधान की वजह से देश सुरक्षित है। ओवैसी के आरोपों का बीजेपी ने भी जवाब दिया है। ये एक का मतलब यह है, मंजलिस क्या बोल रही, हम अनेक हैं तो अखंड है। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है। और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी से हैं, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी समाज टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाए। वो जात के नाम पर सबको बांटना चाहते हैं और कभी बंटने वाले नहीं हैं। ये सही क्या है कि एक हैं तो सेफ हैं। तो महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमवीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे वहीं चलते हैं। तो ये भरा हुआ है किताब, ये देखो, मोदी जी को दिखाओ। और उन्होंने क्या किया, मैं एक मिनट, हाँ, उन्होंने क्या किया, यही बुक बरोबर है, इतला फोटो बरोबर है। नक्सलवादियों की निशानी बोले वो, ऐसा लेके अर्बन नक्सलाइट का वो काम करते हैं बोल रहे हैं। तो मैं मोदी जी साहब को पूछता हूं, 26 जुलाई 2017 को कोविंद हैड बिकम प्रेसिडेंट ए डे, उस वक्त आपने ही ये दिखाया है। देखिए, आप देखिए, ये भी झूठ है, हम बता रहे हैं, तारीख बता रहे हैं। हाँ, अर्बन नक्सलाइट है। देखो, इतना झूठ बोलना, ये खुद ही देते हैं और हमको अर्बन नक्सलाइट बोलते हैं। और ये खुद ही देते हैं कि ये इसमें कोरे पन्ने हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। अरे जाके इनको और एक प्राइमरी स्कूल में भर्ती करो, आपके है नहीं कोई, ये इनको वापस लाओ भाई, हमारे पास ट्रेनिंग लो, फिर भाग के जाओ। ऐसा मत बोलो, यहीं रहो बोलना। आप भी ऐसा ही करते हैं, संजय भी और उद्धव जी ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ करते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद भाग जाते हैं। जाने दो। तो मैं आपको एक सबूत के तौर पर मैंने आपको बताया। इसीलिए सच्चाई ये है कि मोदी जी झूठ झूठ बोलते हैं और उनको सपोर्ट करने वाले कौन है, वो उनके शब्द को पूरा रिपीट करने वाले शाह है। इसीलिए शाह तो पाप बेचारा पहले ही बोला, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख, ये सब इलेक्शन जुमला है। फिर क्यों उसके ऊपर टीका नहीं होती, क्यों उसके ऊपर लेख नहीं लिखे जाते? आज भी झूठ बोल रहे, क्यों उसको लोग
स्वीकार करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का बड़ा एक्शन सामने आया है। श्रीनगर किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें श्रीनगर के हरवान इलाके में जारी एनकाउंटर की हैं। इस मुठभेड़ के दौरान भीषण गोलाबारी हो रही है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा हुआ है। आतंकियों का खात्मा किसी भी वक्त होने वाला है। वहीं पिछले 24 घंटों में सोपोर में दूसरी आतंकी घटना सामने आई है। सोपोर के रामपुर इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। सेना ने छुपकर वार करने वाले आतंकी को ढेर कर दिया। दरअसल 9 नवंबर को खुफिया एजेंसी को सोपोर में आतंकी के होने की जानकारी मिली थी। खुफिया एजेंसी ने जानकारी दी थी कि आतंकी कोई वारदात को अंजाम देने वाले हैं। जानकारी मिलते ही सेना और पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाया। सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। फिर सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। शांत जम्मू कश्मीर को अशांत करने की साजिश को नाकाम कर रही है। कल सोपोर मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ एनकाउंटर पर बड़ा अपडेट है। क्रॉस फायरिंग में 2 जवानों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। और मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 50-60 साल बाद बच्चे भी ऑनलाइन पैदा होंगे। पति और पत्नी एक बिस्तर पर, मैं जानता नहीं, मैंने किसी पत्नी के बिस्तर में झांकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं कि पति और पत्नी एक बिस्तर में लेटते हैं तो एकदम मुंह दक्षिण की ओर होता है, एकदम उत्तर की ओर होता है। अब मोबाइल से मोहब्बत करके उसी में आए भरते हैं। तो ये आपका बनाया हुआ यंत्र है जिसने पति पत्नी को एक दूसरे के सामने मुंह करने के बजाय दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह कर दिया। इस पर क्या है? और आगे मैं तो भी आश्चर्य कर रहा था, सोच रहा था कि ये ऑनलाइन शादियां हम करने लगे। अब 50-60 साल बाद ये ऑनलाइन बच्चे जब पैदा होंगे वो ऑनलाइन बच्चा स्टील का बच्चा होगा या मांस और हड्डियों का बच्चा होगा। और वक्फ संशोधन बिल पर दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों में भी बैठकें हो रही हैं। कल गुवाहाटी में बैठक हुई। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर बने जेपीसी की बैठक जारी है। दिल्ली में करीब 25 मीटिंग हो चुकी है। 47 संस्थाओं को जेपीसी में अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया है। अब राज्यों में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बैठक हो रही। इसी के तहत कल गुवाहाटी में मीटिंग हुई। एक अमेंडमेंट बिल लेकर के आई है जिसमें 44 संशोधन है और उसी संशोधनों पे पूरे हम देशव्यापी स्तर पे इस पे जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसी सिलसिले में जिस तरह से हम भुवनेश्वर में भी मंडे को पूरे दिन मीटिंग करेंगे, तो जो यहाँ के सेंटिमेंट्स हैं उस प्रपोज बिल के संबंध में और यहाँ की चीजों की फैक्ट फाइंडिंग। वही वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी कमेटी की सदस्य अपराजिता सारंगी ने कहा कि अभी तक खबर है कि वक्फ बोर्ड के पास 38 लाख एकड़ जमीन है। देखिए, अभी तक 38 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के अख्तियार में है, ऐसी सूचना मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से आ रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसा समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट है। आगे बढ़ते राजस्थान से खबरें। राजस्थान के पाली में एक महंत पर जानलेवा हमला हुआ है। आरोपी ने मंदिर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए पूरी खबर। काले कंबल में दिख रहा ये शख्स सुबह सुबह मंदिर में दाखिल हुआ। घटना पाली के सिद्धपीठ नागा बाबा मंदिर की है, जहां गणेश मंदिर के महंत सुरेश गिरी पर इस शख्स ने चाकुओं से हमला बोल दिया। महंत पर 3 बार चाकू से प्रहार किया गया, जिससे वो लहूलुहान हो गए। चाकू मारने के बाद जब ये शख्स बाहर निकला तो गेट पर लगे सीसीटीवी में इसकी तस्वीर कैद हो गई। हालांकि हमले के बाद मंदिर के लोगों ने उसका पीछा भी किया।
उस पर लाठी से हमला भी किया, लेकिन हमलावर मौके से फरार हो गया। हालांकि बाद में उसे पकड़ लिया गया। घटना की खबर मिलने के बाद एसपी सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और महंत को जख्मी हालत में बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि हमलावर रात को ही मंदिर में ही रुका और सुबह जब महंत ने उसका परिचय पूछा तो उसने महंत पर हमला कर दिया। 32 साल के आरोपी की पहचान भवानी शंकर के रूप में हुई है। महंत पर यह हमला सुबह आरती के समय किया गया। महंत पर हमला क्यों किया गया, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। और प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां आखिरी दौर में चल रही हैं, मगर महाकुंभ में अब भी सभी अखाड़ों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। पेशवाई का नाम बदलने को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेले से पहले अखाड़ों में कुछ मुद्दों पर मतभेद हो रहे हैं। अखाड़ा परिषद के कुछ फैसलों पर सभी अखाड़ों में सहमति नहीं बन पा रही है और अखाड़े एकजुट नहीं हो पा रहे। हमारा सनातन परंपरा है और इसके हिसाब से हम लोगों ने उसमें संशोधन किया है शब्दों में। तो इसमें कुंभ मेला प्रवेश शोभा यात्रा, जो शाही पेशवाई जिसे कहा जाता था, तो कुंभ मेला प्रवेश शोभा यात्रा, इस नाम से ही समझ में आता है कि क्या है और किस लिए। अखाड़ों की पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदलने को लेकर भी अलग अलग मत हैं। तो सबसे पहले कौन सा अखाड़ा पहले स्नान करेगा, इस मुद्दे पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। अखाड़ा परिषद ने राष्ट्र का स्नान के लिए भी यहाँ यही बात रखी थी और हमने छावनी प्रवेश में एक नाम दिया था और वही नाम हमारे है। बाकी एक दो लोगों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जगत गुरु रामभद्राचार्य ने TV9 से बातचीत में कहा है कि जब तक मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का फैसला नहीं आ जाता तब तक वो किसी भी कृष्ण मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष में आपका। क्या कहना है, क्योंकि बड़ा बयान आपने दिया है और बड़ा जो है प्रण लिया है। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ। मैं प्रतीक्षा करूंगा और हमारे अनुकूल ही निर्णय आएगा। यानी कि भारत में किसी भी कृष्ण मंदिर में आप नहीं जाएंगे? अभी नहीं जाएंगे, कह रहे हैं। तो कृष्ण को हमारी बात माननी पड़ेगी, चिंता क्यों करते हैं? बहुत बड़ी बात कही है कि आपकी बात माननी पड़ेगी भगवान श्री कृष्ण को। एक दूसरी बात आपने कही है कि जो पाकिस्तान में भारत का जो कश्मीर है उसे वापस लाना चाहिए। चाहिए नहीं, वो हमको वापस मिलेगा, हम वापस ला करेंगे। एक बात आपने कही थी, याचना नहीं प्रण होगा अब, और रण होगा। अब होगा रण, और अद्भुत रण होगा। ये अपराजेय रण होगा। दिल्ली में काला जठेड़ी गैंग फिर से एक्टिव होने की आशंका जताई गई है। रोहिणी इलाके में सराफा कारोबारी को धमकी देकर रंगदारी मांगी गई है। देखिए पूरी खबर। व्हाट्सएप कॉल पर काला जठेड़ी के नाम पर सराफा कारोबारी को धमकी मिली है। रंगदारी नहीं मिलने पर कारोबारी को परिणाम भुगतने की धमकी मिली है। इस कॉल के कुछ अंश सुनिए। हाँ जी बोलिए। जोनी बात कर रहा हूँ। बोलिए। काला जठेड़ी भाई की तरफ से। बोलिए। रंगदारी के लिए फोन करे तेरे पास? जी सर, रंगदारी के लिए तो किसी ने बोला कि रंगदारी मेरे से हो जाएगी। छोटी मोटी अपनी दुकान है सर। कोई दुकान नहीं तेरी, तेरा पैसा कमा रहा तुम। सर जी आप आके देख लीजिए। पूरी मार्केट दे रही है तेरी, तू अलग नहीं है। नहीं सर जी, किसी बंदे ने बोला है कोई चीज हो तो चीज होगी ना। अपने आपको पता है मैं DTC में कंडक्टर रहा हूँ। कंडक्टर से मैंने दुकान जो शुरू की है, मैं कंडक्टर नौकरी करता हूँ। सर जी अगर पैसे हों तो सारे ले लो। हाँ जी बोलिए। ये पूरा ऑडियो 6 मिनट 46 सेकंड का है। पीड़ित ने इसकी शिकायत रोहिणी जिला पुलिस समेत ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को लिखित में भी दी है। पीड़ित व्यापारी अब पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है, तो पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। और दिल्ली में 24 घंटे में बेखौफ बदमाशों ने 3 घटनाओं को अंजाम दिया है। दिल्ली के मुंडका में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहां-कहां खूनी वारदातें हुई हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें दिल्ली की है। पिछले 24 घंटे में बदमाशों ने राजधानी में 3 अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया है।
सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के मुंडका की, जहां बदमाशों ने एक बाइक सवार की गोली मारकर हत्या कर दी। ये तस्वीर मुंडका की है, जहां बदमाशों ने खूनी वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग कर युवक की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। मृतक की पहचान अमित के तौर पर हुई है। अमित लूट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद था और हाल ही में वो जेल से निकला था। दूसरी वारदात ज्योतिनगर थाने के करदमपुरी इलाके की है, जहां 3 मोटरसाइकिल सवार ने एक के बाद एक 7 राउंड फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। अब इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बेखौफ बदमाश घर के बाहर फायरिंग कर रहे हैं। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस ने यहां से 6 कारतूस के खोखे और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। दिल्ली के नांगलेई में एम्पायर जिम के मालिक से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। ये रंगदारी कुख्यात गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के नाम से इंटरनेशनल नंबर से फोन कर मांगी गई है। खबर नोएडा से। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। देखिए पूरी खबर क्या है। तस्वीरें नोएडा में हुए एनकाउंटर की हैं। सेक्टर 20 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ है। पुलिस ने इस एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों से चोरी की बाइक, ई-रिक्शा और नकदी भी बरामद हुई है। दरअसल पुलिस टीम की कॉम्बिंग के दौरान शातिर बदमाश ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिस पर पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इस मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश की पहचान बबलू निवासी जेजे कॉलोनी नोएडा के तौर पर हुई है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक मासूम बच्ची को उठाकर ले गया था। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी। इसके बाद पुलिस ने 6 टीमें बनाई और तलाशी अभियान चलाकर बच्ची को बरामद कर लिया था। अपहरण की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों पर पुलिस ने अब शिकंजा कस दिया है। एक बदमाश को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली भी लगी, तो दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस इस मामले में जुड़ी बाकी कड़ियों को खंगालने में जुटी है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। खड़े ट्रक में तेज रफ्तार कार घुसने से यह हादसा हुआ। इस हादसे में परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे की हैं। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना इलाके में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक खराब खड़ा हुआ था। इस ट्रक में कार पीछे से घुस गई। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। मृतकों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। कार सवार परिवार नोएडा से परी चौक आ रहा था। इसी दौरान ये हादसा हो गया। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार से शवों को किसी तरह से निकाला। पुलिस अब इस सड़क हादसे की तफ्तीश में जुटी है। स्थानीय पुलिस द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। परिजनों की तहरीर से संगठनों में इसमें पंजीकृत किया जा रहा है तथा क्षतिग्रस्त वाहनों को मौके से हटा दिया गया है। मौके पर खास व्यवस्था बनी हुई है। अब इस हादसे का शिकार हुए 5 लोगों के शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। हादसे वाली साइट से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटा दिया गया है। और यूपी के मुरादाबाद में नदी पार करते वक्त 7 महिलाएं बह गईं। ग्रामीणों की मदद से 5 महिलाओं को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 महिलाओं की तलाश अभी भी जारी। हादसा मुरादाबाद के थाना कटघर लोधीपुर वासु गांव की है। सभी 7 महिलाएं जानवरों को चारा देने निकली थी। जब वो रामगंगा नदी पार कर रही थी तो उनका संतुलन बिगड़ा, वो सभी पानी में बहने लगी। हालांकि ग्रामीणों की मदद से 5 महिलाओं को बचा लिया गया, लेकिन अभी भी 2 महिलाओं की तलाश जारी है, जिसमें एक की उम्र 50 साल और दूसरे की उम्र 18 साल बताई गई है। लापता महिलाओं के रेस्क्यू के लिए फिलहाल एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है और एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। परिवार वालों ने बताया है कि ये महिलाएं चारा लेने के लिए एक समूह में सुबह अपनी जानवरों के लिए चारा लेने के लिए नदी पार कर रही थी। कुल 7 महिलाएं थीं, जिनमें से 5 महिलाएं पार करने में सफल रही और 2 महिलाएं जिनके अभी मैंने मेंशन किया है वो नदी में बहाव तेज होने की वजह से पार नहीं कर रही। एक साथ 7 महिलाओं के डूबने की खबर मिलने के बाद से गांव में हड़कंप मचा है और लोग नदी के किनारे जमा हैं। मौके पर स्थानीय प्रशासन भी मौजूद है। गोताखोरों की मदद से लापता महिलाओं की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। और मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि दिल्ली में पिछले कई दिनों के मुकाबले आबो हवा में थोड़ा सुधार देखा गया है, लेकिन ये अब भी घातक बनी हुई है।
दिल्ली के साथ अब मायानगरी मुंबई में भी प्रदूषण ने दस्तक दे दी है। मुंबई के आसमान में पिछले कई दिनों से स्मॉग छाया हुआ है और धुंध की परत नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि मुंबई की आबो हवा आतिशबाजी के बाद खराब हुई है। वैसे तो मुंबई की औसत वायु गुणवत्ता बहुत खराब नहीं है, लेकिन फेफड़ों के लिए घातक माने जाने वाली PM 2.5 और PM 10 का स्तर कई इलाकों में काफी बढ़ा हुआ दर्ज किया गया। इधर देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से AQI का बढ़ा हुआ स्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन ये अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 है और कल का AQI 360 था। कल के मुकाबले आज के AQI में थोड़ा सुधार जरूर है, लेकिन ये लोगों को बीमार करने के लिए काफी है। दिल्ली के प्रमुख इलाकों में AQI 300 के पार रहा। न्यू मोतीबाग की हालत सबसे ज्यादा खराब रही, जहां AQI 396 दर्ज किया गया। खराब होती आबो हवा के बीच दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर सियासी खींचतान जारी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में अब वन्य प्राणियों को गोद लेने का चलन बढ़ गया है। पशु प्रेमी सबसे ज्यादा टाइगर को गोद ले रहे हैं। इस साल जंगली जानवरों को गोद लेने का ट्रेंड सबसे ज्यादा दिख रहा है। पशु प्रेमी भोपाल के राष्ट्रीय उद्यान के जानवरों को गोद ले रहे हैं। बड़ा आकर्षण टाइगर और तेंदुए को लेकर है, जिन्हें गोद लेने के लिए हर महीने कम से कम 17,000 रुपए देने होते हैं। गवर्नमेंट के पास ज़्यादा इन्फ्लक्स आएगा लोगों का अडॉप्ट करने के लिए, पैसों का भी, तो वो स्पीशीज़ को भी बहुत बढ़ावा मिलता है। और जो नेचर से प्यार करते हैं वो ये भी चीज़ जानते हैं ना कि हर एनिमल, हर स्पीशीज़ का इकोसिस्टम में एक अपना रोल होता है, सिर्फ ग्लैमरस एनिमल्स का थोड़ी होता है। तो हाँ, हम लोग भी खुद प्लानिंग कर रहे हैं कि अडॉप्ट करेंगे। इस योजना की शुरुआत 2009 में शुरू की गई थी, जिसका मकसद था कि जानवरों के प्रति लोगों का लगाव बढ़े। पूरी योजना क्या है ये भी समझिए। वन विहार में एक ये वन्य प्राणी अंगीकरण योजना है, जिसमें कि आप कुछ समय के लिए, साल भर के लिए या 6 महीने के लिए या इवन 1 महीने के लिए भी किसी जानवर को गोद ले सकते हैं और उसका खर्चा आप बेयर कर सकते हैं। उद्देश्य ये है कि लोगों में वन्य प्राणियों के प्रति जागरूकता है। यदि आप किसी एनिमल को गोद लेते तो आपका विशेष लगाव दिखता है आपके परिवार का। और मेक्सिको के बार में भीषण फायरिंग की खौफनाक वारदात सामने आई। इस गोलीबारी में 10 लोगों की जान चली गई। पूरी खबर देखिए। गोलियों की बौछार, चीख पुकार, चित्कार, डरे सहमे लोग, अफरा तफरी, खौफ का माहौल। तस्वीरें मेक्सिको में हुई खौफनाक वारदात की है। इस गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 7 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य मेक्सिको में ये वारदात उस वक्त हुई जब हमलावरों ने एक पिकअप ट्रक में सवार होकर बार्लोस कांतिरोस पर हमला किया। राइफलों से लैस इन हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। यह हमला उस समय हुआ जब लोग बार में आपस में बातचीत कर रहे थे और मस्ती के मूड में थे। हमलावरों ने अपनी गाड़ी को बार के पास रोका और फिर ट्रक से उतरकर बिना किसी चेतावनी के अंदर घुस गए और गोलियों की बौछार करने लगे। इस गोलीबारी से बार में चीख पुकार मच गई। कुछ ही सेकंड में 10 लोगों की दर्दनाक हत्या कर दी गई, जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। मेक्सिको की पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। जांच में कई सुराग भी मिले हैं। हमलावरों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस की कई टीमों ने बड़ा अभियान चलाया हुआ है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का असर है कि दुनिया की तमाम शीर्ष कंपनियां अब भारत को अपना बेस बना रही हैं। इनमें नया नाम है आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल का। 2017 में एप्पल ने भारत में आईफोन असेंबल करना शुरू किया। अब ये दायरा और बढ़ने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल अब भारत से अपने कारोबार को उड़ान देने के लिए तैयार है। पिछले कुछ समय में कई अमेरिकी और यूरोपीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाए हैं, जो R&D के अलावा टेक और बैक ऑफिस सर्विस देने का काम कर रहे हैं। एप्पल इंक ने एप्पल ऑपरेशंस इंडिया नाम से अपनी भारतीय सहायक या सब्सिडरी कंपनी बनाई है, जो रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग के साथ साथ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जैसा सपोर्ट देगी। अभी तक एप्पल भारत में सिर्फ असेंबली और बिक्री का काम कर रही थी। एप्पल इंक अपनी भारतीय सहायक को ऑपरेशनल और वित्तीय सपोर्ट देगी। एप्पल अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम अमेरिका, चीन, जर्मनी और इजराइल में कर रही है। मोदी सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI ने बड़ा प्रोत्साहन दिया है। इसी का नतीजा है कि एप्पल ने लोकल उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया है। एप्पल ने भारत में कंपनी के 2 स्टोर खोले हैं, जबकि 4 और खोलने की योजना है। ताज़ा आर्थिक सर्वे के मुताबिक एप्पल के कुल उत्पादन में 14% हिस्सेदारी भारत की है। और वहीं सीधे चलते हैं झारखंड के बोकारो, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली हो रही है। नोटों के
पहाड़ निकल रहे हैं, इतने नोट निकल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती है। ये नोटों के ढेर आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये नोटों के पहाड़ आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये नोटें कहां से आई भाई? ये आपकी है कि नहीं है? ये पैसे आपका हक का है कि नहीं है? ये आपकी जेब से लूटा गया कि नहीं लूटा गया? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार बनाने का जब आपने निर्णय कर ही लिया है, मैं जहां जहां गया हूं ऐसा ही जन सैलाब देखा है। हवा का रुख साफ है और मैं आपको वादा करता हूं, सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए अदालत में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आपके हक का पैसा आप पर ही खर्चा होगा, आपके लिए खर्चा होगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए खर्चा होगा। साथियों, केंद्र सरकार का बहुत सारा पैसा ऐसा होता है जो बिना सरकार के दखल के राज्यों में खर्च होता है। पहले तो उसमें से भी एक कटकी बटकी चलती थी और मैंने देखा कि चारों तरफ लूट करने वाले बैठे हैं, तो मैंने क्या किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। दिल्ली में एक स्विच दबाता हूं और आपके मोबाइल में फोन पैसा पहुंच जाता है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हम सीधे झारखंड के किसानों के बैंक खाते में पैसे भेजते हैं और वो पूरे के पूरे उन्हें मिलते हैं।